हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? मैट्रिक्स। वैसे भी हेडिंग में लिख रखा होगा और अधिकतर बच्चे इस चीज़ का वेट कर रहे होंगे कि मैट्रिक्स कब आएगी, मैट्रिक्स कब आएगी। तो बच्चों मैट्रिक्स अब आएगी, ठीक है। ये मान के चलो कि 12th क्लास के लिए अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, चाहे वो आरबीएसई हो, सीबीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो, जो भी क्वेश्चन उठेंगे इसमें से पूरे नंबर आएंगे, ये निश्चित है। पूरे में से पूरे नंबर, तो मतलब ये स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें से एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। अब चाहिए वाला वर्ड तो होना ही नहीं चाहिए, क्या इसमें से एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो उसी के हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो पहले मैट्रिक्स, और हिंदी में बोलेंगे अव्यू, या मैट्रिक्स ही बोलना हिंदी में भी है ना बच्चों, पर मैट्रिक्स से ही लेके चलेंगे। तो मैट्रिक्स होती क्या है, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं ना। मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा होगा बच्चों, क्या लिखा मैंने? बहुत सी वस्तुएं, या फिर बंच ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट्स, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट का एक बंच क्या कहलाएगा हमारे लिए? मैट्रिक्स है। मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ ना। चलो मैट्रिक्स को मुझे समझाने के लिए, मैं तुम्हें समझाने के लिए कुछ चीज़ बताता हूँ ना। एक छोटी सी कहानी देखते बच्चों, क्या है। मान लेते हैं कि एक कंपनी है, वो कौन सी कंपनी है हमें नहीं पता, है ना। लेकिन कंपनी हमेशा दो चीज़ों से रिलेट होती है। एक होती है डिमांड और एक होती है सप्लाई। अब तुम बोलो सर ये तो क्या समझा रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही है। डिमांड क्या होता है, सप्लाई। डिमांड मतलब होता है नीड, हमें जो डिमांड कर रहा है। सप्लाई हम कितना दे रहे हैं, मतलब कोई कंपनी है। अब आज के टाइम पे अब एक दवाई का नाम जिसका पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी नहीं ले सके नाम, है ना, क्लोरो। याद आ रहा बच्चों? अब तुम सोच रहे हो कि सर भी नहीं ले रहे, सर को भी नहीं आता। हाँ नहीं आता यार, इतना बड़ा नाम है, क्या है। तो मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ, लेकिन इंडिया से, अजमेर से। तो बच्चों ये कंपनी मान लेते हैं कि एक दवाई बना रही है, मेडिसिन, है ना। अब इसकी डिमांड बढ़ गई है, लेकिन मान लो ये मेडिसिन कंपनी केवल किस में बन रही है बच्चों? इंडिया में ही बन रही है। अब इंडिया में तो सप्लाई इंडिया सब जगह तो नहीं कर सकता। जो पड़ोसी देश है, जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, जैसे पाकिस्तान को तो नहीं देगा ना इंडिया, चाइना को तो नहीं देगा, अमेरिका को देगा, रशिया को देगा, बहुत सारे और देश हैं उनको देगा। तो मतलब सप्लाई वहीं करेगा। डिमांड बहुत है अभी भी। तो डिमांड और सप्लाई के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारे पास पता है कि बहुत सारे देश मौजूद है, हमारे पास बहुत सारे देश मौजूद है। तो मैंने उन सभी देश को यहाँ पर ऐसे लिख दिया है। कैसे लिख दिया है बच्चों? मैंने यहाँ पर वो लिख दिए जिन जिन जगह पर डिमांड होनी, मतलब सप्लाई होने वाली है ना। डिमांड तो सबको, सप्लाई होने वाली है, ठीक है। अब इंडिया जो है, अब इंडिया में भी जो दवाई है ना, ये जो दवाई है वो मान लेते हैं कि अलग अलग जगह पे बन रही है, अलग अलग, है ना। तो अब कौन कौन सी अलग अलग जगह हो सकती है? वो मान लेते हैं कि वो जगह कोलकाता में बन रही है दवाई, कहीं राजस्थान में बन रही है, एमपी में बन रही है, यूपी में बन रही है, ठीक है। अब देखो सुनना, कोलकाता छोड़ो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पंजाब, ठीक है। पंजाब, राजस्थान, एमपी और यूपी,
इन जगह पर वो दवाई बन रही है। बन तो इंडिया में रही, लेकिन ये वो स्पेसिफाइड जगह है जहाँ पर ये दवाइयाँ बन रही है और यहाँ पर इनकी सप्लाई होनी है। तो पंजाब वाला मान लो इन सब में से किसी को नहीं देना चाहता, सरकार अलग है। जैसे राजस्थान में देख रहे हो अशोक गहलोत की सरकार है मान लो, तो वो किसी को मुँह नहीं लगाना चाहता, वो किसी को देना ही नहीं चाहता, उसको प्यार है केवल किससे, पाकिस्तान से मान लो। तो वो सारी सप्लाई किस में देगा, राजस्थान, पाकिस्तान, वो स्थान। बच्चों देशद्रोही नहीं हूँ मैं, मान लेते हैं कि उसको चाइना को देना है या इटली को देना है, किसी को भी देना है। अब ईटा क्या होता है सर, इटली, बस ईटाड़ी नहीं थी वो। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मान लेते हैं कि मैंने एक स्टेट में लिखा है फर्स्ट, जो राजस्थान है वो सप्लाई किस किस को कर रहा है, एक तो यूएसए को कर रहा है, एक इटली को कर रहा है मान लो, ठीक है, और एक पाकिस्तान को कर रहा है। ये 3 जगह पे सप्लाई दे रहा है, ठीक है। अब अपन ऐसे लिखेंगे, राजस्थान यूएसए को इतने यूनिट सप्लाई दे रहे हैं, यूनिट मतलब इतना बंच दे दिया, इतनी दवाई दे दी है ना। राजस्थान ने इटली को इतनी यूनिट दवाई दे दी है, ए बी और ये सी यूनिट दवाई दे दी मान लो, है ना। राजस्थान ने किसको बच्चों, पाकिस्तान को। ऐसे बाकी सब भी होंगे क्या सप्लाई देने वाले। तो पहले तो क्या होता था कि ये जो सारी चीज़ें होती थी, एक सीधा सा क्या करते थे बच्चों, डायरी लेते थे, उसमें मेंटेन रखते थे। डायरी लिया, लिखना स्टार्ट करा, ओ तेरे को इतना दे दिया, ओ तेरे को इतना दे दिया। लेकिन बच्चों क्या हुआ, सुनना मेरी बात, कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये 6 के 6 डिपेंड किस पे, 4 पे। यूएस तो चाहेगा ना मुझे इंडिया से चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी मिले। लेकिन अगर यूएस को ये चारों सप्लाई दे तो क्या यूएस मना करेगा कि नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये चारों से भी एसोसिएट हो सकता है। अब इनके अलग से डायरी बनाओ, मतलब पहले जो हिसाब किताब होते थे ना, ऐसे बहुत ही बड़े बड़े तरीके से बनाते थे। अब बहुत ही, अब मैंने बच्चों डायरेक्टली ये जो चीज़ बना दी है, ये नहीं बनानी चाहिए थी, मैं सीधा पहले ये लिखता, फिर मैं बोलूँ बच्चों इतनी सारी डायरी मेंटेन करने से अच्छा है सालों को सामने लिख दो ऐसे। अब यूएस राजस्थान से कितना ले रहा है, मान लो ए यूनिट ले रहा है, सही कि नहीं है। यूएस राजस्थान से, यूएस मान लो पंजाब से कितना ले रहा है, एक्स यूनिट ले रहा है, ये मान लो पी यूनिट ले रहा है, ये मान लो क्यू यूनिट ले रहा है। मतलब ऐसा हो गया है कि इन सब को एक ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से या मैनर में अपन ने अरेंज कर दिया है, जिससे जो बड़ी बड़ी लिखा पढ़ी होती थी ना, अब वो बड़ी बड़ी लिखा पढ़ी बड़ी बड़ी नहीं होगी, एक सिंपल से एरे के अंदर सम्मिलित हो गई है। मैंने क्या वर्ड बोला बच्चों, अब ये एरे क्या होता है, तो बच्चों ये होता है एरे, बहुत सी वस्तुएं, एरे का मतलब होता है। लेकिन एरे बहुत सी वस्तु तो बहुत सारी चीजें होती है, मैनी थिंग्स, लेकिन एरे क्या होता है, बहुत सी वस्तुओं को एक साथ अलग से मैनर में या सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर देना ही एरे कहलाता है। अब मुझे पता है क्या जरूरत पड़ी, मुझे इन सब की क्या बनानी पड़ी बच्चों, रोज बनानी पड़ी, ठीक है। अब रो की स्पेलिंग क्या है मेरे को देखनी पड़ेगी रे बाबा। मैंने इन सबको क्या करा बच्चों, रोज में अरेंज कर दिया, और ऐसे समझ लो, रो मतलब पंक्तियाँ, इस लाइन में लगा दिया सबको, अलग अलग रो बना दी, और इन्हीं रो के सामने क्या खड़े कर दिए बच्चों, कॉलम्स खड़े कर दिए। कॉलम समझते हो बच्चों, खंबे, ये खंबे ही तो हो गए ऐसे ये सारे। अब तुम बोलो सर ये तो बहुत गड़बड़ कर दिया आपने, ये लो, ये अंदर की चीज़ें बच्चों है ना इसके, ये मैंने क्या खड़ा कर दिया बच्चों, खंबे खड़े कर दिए। खंबे मतलब क्या हो गया बच्चों, स्तंभ, मतलब रो और कॉलम को इस तरीके से अरेंज करा कि बड़ी बड़ी जो डाटा एंट्री होती थी, वो डाटा एंट्री बड़ी बड़ी ना होकर एक सिंपल से चार्ट में सम्मिलित हो गई है, एक सिंगल चार्ट के अंदर। इसी चार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, या पंक्तियों तथा स्तंभ में अगर मैं किसी डाटा एंट्री को अरेंज कर देता हूं, तब उसका नाम क्या हो जाता बच्चों, मैट्रिक्स। तब मुझे ये और ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ बस मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि जितनी भी स्टेट्स ऑफ इंडिया है
उनको तो क्या बना देंगे बच्चों अपन, कॉलम्स। और जितने भी अदर विदेश है ना, तो अपन क्या लिख देंगे, अदर कंट्रीज, उनको क्या लिख देंगे बच्चों, रोज की फॉर्म में लिख देंगे। और फिर इनकी डाटा एंट्री करना स्टार्ट कर देंगे। और इसे ही कहते हैं बच्चों मैट्रिक फेनोमेनन, इसे मैट्रिक्स में अरेंज करने का तरीका कहते हैं। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल और बताता हूँ बच्चों। तुमने स्कूल में देखा होगा, स्कूल में क्या देखा होगा बच्चों कि यहाँ पर मान लो लिखा हुआ है टाइम, और यहाँ पर लिखा हुआ है क्लासेस, है ना। जैसे 12th क्लास है, 11th क्लास है, 10th क्लास है, 9th क्लास है, ऐसे बहुत सारी क्लासेस है ना। तो टाइम लिख दिया या फिर सब्जेक्ट लिख दिया, क्या क्या मैनर कर रखा है, क्या क्या अरेंजमेंट कर रखा है। तो अरेंजमेंट देखा होगा ऐसे बॉक्सेस में बना के रखते हैं, ठीक है, कि ये टीचर इस क्लास में इतनी बजे जाएगा, ये टाइम टेबल ऐसे बनता था। याद आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों, ऐसे कुछ होता था ना। इसी प्रकार अलग अलग डेट पर अलग अलग टाइम को कैसे मेंटेन करते हैं। तो ये सारा सिस्टम जो है वो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जज किया जाता है। और मैट्रिक्स में अरेंज करने से वो सारी चीज़ें सिंपल दिखने लगती है, वहाँ बड़ा बड़ा ऐसे डाटा एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैट्रिक्स क्या होती है तो पता चल गया अपन को, मैट्रिक्स क्या होती है ये पता चल गया है। अब अपन किसकी बात करेंगे, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। मैट्रिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, अभी तक मैं सिर्फ ये जानकारी दे रहा था। अब तुम बोलोगे सर ये हमारे कहाँ काम आएगा, हमारी तो कोई कंपनी भी नहीं होगी कभी, हमारे तो कोई टाइम टेबल नहीं बनाना पड़ेगा, हम टीचर थोड़ी बनेंगे, ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा होगा। तो बच्चों जरूर नहीं है, यहाँ और यहाँ ही चीज़ें काम आई है। मैट्रिक्स का यूज़ बहुत सारी जगहों पे भी होता है। तो अपन मैट्रिक्स के अंदर अब घुस जाते हैं। धीरे धीरे जब मैट्रिक्स में इंटरेस्ट आने लगेगा तुम्हें पता चलेगा कि हाँ यार इसमें तो नंबर लाना बहुत आसान है। तो तुम क्या करोगे, इसको और इंटरेस्टिंगली लोगे, इसको और इंटैक्ट होके पढ़ोगे और मज़ा आएगा। बोलोगे सर और क्वेश्चन कराओ, तो हम बोलेंगे खुद करो, समझ में आ गया तो ठीक है, मिटा देना बच्चों ये सारा। बच्चों आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो मैं बता देता हूं। देखना जरा, अब ये जो मैंने बनाया ये पूरा मैट्रिक्स का फेनोमेनन है। इसे क्या कहते हैं, नेम ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का नाम। ये तो सिंबल हो गया, ये क्या है बच्चों, ब्रैकेट्स है ना। कौन से ब्रैकेट यूज करने हैं, बड़े वाले है ना। ये ब्रैकेट्स जो है इनको बोल सकते हो बच्चों वॉल्स ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स की दीवारें हैं ये, ठीक है। और ये जो पूरा अंदर का सिस्टम है ना, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इससे क्या बोलेंगे बच्चों अपन, इन्हें बोलेंगे बच्चों एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब अवयव किसके बच्चों, या तो तुम बोलो इसको अवयव या बोलो तुम इसको बच्चों मैट्रिक्स। तो बच्चों मैं इसको मैट्रिक्स ही बोलूँगा। क्वेश्चन भला अवयव में लिखा हुआ है तब भी तो तुम इसको क्या मानोगे बच्चों मैट्रिक्स की। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग नोटेशन है, कहीं कहीं पे मैट्रिक्स है, कहीं कहीं पर अवयव, लेकिन अपन तो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स से जानेंगे इसको, अवयव किसके, मैट्रिक्स के। अब ये अवयव और इन सब से मिलकर क्या बना बच्चों, एक मैट्रिक्स बना, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। मैट्रिक्स में याद रखना बच्चों क्या है कि यहाँ पर मैंने जो ये चीज़ बनाई है और यहाँ पर मैंने जो 2 3 लिखा ना, ये 2 3 1 और 4, तो इसे अपन बोलेंगे 2 3 जो है ये रो 1 में मौजूद है, और ये क्या है बच्चों, ये रो 2 में मौजूद है। और ये जो 2 1 है और ये जो 3 4 है ये क्या है बच्चों, ये कॉलम है 1 के अंदर और ये भी कॉलम है 2 के अंदर। मतलब यहां पर हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है या हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उनको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है उनको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, कॉलम, कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर कितनी रो है, 2 रो है, और ये क्या है बच्चों, 2 कॉलम है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखो चाहे मत लिखो, यहाँ पर ऐसे लिख दिया जाता है m × n, ऐसे डायरेक्टली। तो ये जो m है ना, ये किसको बताता है बच्चों, नंबर्स ऑफ रोज,
अब ये रो क्या है बच्चों, मैंने तुम्हें पहले बता दिया बच्चों, ये क्या है, पंक्तियाँ, और ये क्या है बच्चों, स्तंभ, खंबे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है और ये नंबर्स ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि एम और एन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर तुम जज करो तो एम की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2, और एन की वैल्यू भी कितनी है, 2। तो ये मैट्रिक्स है क्या एक्चुअली में, ये मैट्रिक्स ऐसी है क्या, ए इज इक्वल टू 2 3 1 4 2/2, सही है। तो यहाँ पर इसको मैं क्या बोलूँगा बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स की कोटि। क्या बोलेंगे बच्चों, मैट्रिक्स की कोटि। और मैट्रिक्स की कोटि का फॉर्मूला क्या हो गया, m इंटू एन। एम मतलब नंबर्स ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, ये किसके, एन की वैल्यू है। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ में आई गया। नोटेशन में सर आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी, हमारे तो दिमाग से चला गया। तो बच्चों इन सबको भूल जाओ, तुम्हें सिर्फ क्या याद रखना है कि ए इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को बोलते हैं मैट्रिक्स। ए इज इक्वल टू ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स को बोलते हैं क्या, मैट्रिक्स। क्या, मैट्रिक्स। चलेगा गाँव वालों, आगे चल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ वो लिखता हूँ, नोट है बच्चों। अब नोट है तो बच्चों 20 रुपये खर्च करने पड़ेंगे अपन को, 20 रुपये का नोट है। क्या है जरा देखना, हमारे पास अगर ए है, अब यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट हो सकते, तो मैंने यहाँ लिख दिया AIJ M इंटू एन। ओहो, ये क्या लिखा सर आपने, ये बड़ी पेचीदा बात है बच्चों। क्या है यहाँ पर, ये जो AIJ है, इन्हें पता है क्या बोलते हैं बच्चों, एलिमेंट्स या एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब एलिमेंट भी कौन सा, अभी कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, लेकिन यहां पर मैंने इसको बोल दिया AIJ। तो यहां पर आई क्या कहलाता बच्चों, पता है, ये नंबर ऑफ रोज को बताता है, और जे भी किसको बताता बच्चों, नंबर ऑफ कॉलम। अब तुम बोलोगे सर नंबर ऑफ रो तो एम और एन होते थे, ये आईजे नई चीज कहां से आ गई है, तो एम को इधर लिखना चाहिए था, एन को इधर लिखना चाहिए था, तो बिल्कुल सही है, एम और एन है। लेकिन ये जो आई है, ये आई जो है वो 1 to m काउंट में आता है। किस में आता बच्चों, 1 to m, मतलब मान लो कि m की वैल्यू 2 आ रही है, तो i शुड बी 1 and 2, और j की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ऐसे की ऐसी, j की वैल्यू होगी 1 to n काउंट तक। इससे ये पता चला है कि j की वैल्यू भी 1 से 2 के बीच में होगी, या 1 2 तक होगी, 1 से लेके 2 तक। क्या मेरी बात समझ में आई क्या, नहीं सर नहीं आई, अभी आ जाएगी, देखते बच्चों, उतारना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो ये चीज़ मिटाने वाला हूँ। देखना बच्चों जरा, मैंने लिखा ना a, तो यहाँ पर a आएगा, और ये m इंटू एन है, जो कि क्या था बच्चों, 2 इंटू 2 था ना, तो इसको ऐसे छोड़ दो। अब सुनना, ये जो चीज़ है, ये एलिमेंट, इससे अपन क्या बोलेंगे, ये एलिमेंट किसका है। मैंने यहाँ पर एक चीज़ बताई थी कि ये है रो 1 और ये है रो 2, ये है बच्चों C1 और ये है बच्चों C2। रो 1 मतलब समझ में आ गया ना, रो 2 मतलब समझ में आ गया, C1 मतलब कॉलम 1 कॉलम 2। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ना फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के बीच में आ रहा है, मतलब 1 1। तो सुनना, आई जो किसको बता रहा था बच्चों, पोजीशन ऑफ रो बोल दो इसको तुम, या फिर पंक्ति का स्थान, कौन सी पंक्ति के स्थान पर ये मौजूद है। लेकिन कंडीशन अप्लाई, आई की वैल्यू जरूर नहीं हमेशा 1 हो। अब आई की वैल्यू यहां पर देखो तो 2 होगी क्या बच्चों, तो सुनना, रो, अब ये तो क्या था, रो और ये कॉलम 1 है, अब ये क्या रो 2 हो गया, तो यहां पर पहले आएगा 2 और ये कॉलम 1 है, तो यहां पर क्या आ गया बच्चों 1। छोटा तो नहीं लग रहा बच्चों।
चर्चा किसी कर रहे हैं अपन कि ए आई जे है क्या एलिमेंट। तो यहाँ पर एलिमेंट ये एलिमेंट है, ये आई जे वा एलिमेंट ही है, लेकिन आई और जे क्या है बच्चों, किसको बताते हैं, 1 to m तक काउंट करना, मतलब 1 भी लेना है, 2 भी लेना, 3 भी लेना, कब तक, जब तक m खत्म ना हो जाए तब तक। तो सुनना, अगर रो 1 है तो यहाँ पर 1 लिखा, और कॉलम भी 1 है तो यहाँ पर 1 लिखा। इधर आओ, इसमें रो 1 है और कॉलम कितना है बच्चों, 2। यहाँ पर रो 2 हो गई और कॉलम कितना बच्चों, 1। यहाँ पर कॉलम और रो दोनों 2 2 हो गए क्या बच्चों, देखो। तो ये A11 का मतलब हो गया है, क्या हो गया A11 का मतलब, तो ये जो A11 है ना बच्चों, A11 ये एक्चुअली में AIJ ही था, बस यहां पर मैंने क्या कर दिया, I की वैल्यू 1 रख दी है, थोड़ा बड़ा लिखूं, I की वैल्यू 1 रख दी है, और J की वैल्यू भी क्या रख दी बच्चों, अपन ने 1 रख दी है। अगर मैं AIJ की वैल्यू A21 लिखता हूं तो इसमें I की वैल्यू 2 हो गई है और J की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 1 हो गई है। तो यहाँ पर AIJ का मतलब होता है ith, या फिर ऐसा लिख दो ith एलिमेंट, ith रो और jth कॉलम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर ith रो और jth कॉलम को बताता, आई वा या आई वी पंक्ति, ठीक है, या जे वा स्तंभ को बताएगा। और यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट मत कर लेना बच्चों, बहुत ही बेसिक से बता रहा हूं मैं। एम और एन की खास बात याद रखना, एम रोज की संख्या को ही बताएगा, एन बी कॉलम की संख्या ही बताएगा, ये केवल संख्या बताते हैं। और आई किसको बताता बच्चों, ith एलिमेंट को बताता, INJth एलिमेंट को बताता, आई वा अवयव या जे वा अवयव, आई वी पंक्ति या जे वा स्तंभ, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर मैंने ऐसा लिखा है कि A इज इक्वल टू, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा बच्चों ना, A इज इक्वल टू AIJ मैट्रिक्स है तो ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ M इंटू N। तो ये तो चलो है, ये M क्या है, मान लेते हैं ये M है 2 और N है 3, तो कितने एलिमेंट होंगे ये देखते चला। तो A इज इक्वल टू A, हमें पता है ये 2 ही है, तो A1 और A2, ये कितने 3 है ना बच्चों। तो तुम A11, A12, A13, A21, 22, 23, इस टाइप से क्या बन गए बच्चों, हमारे पास एलिमेंट्स तैयार हो चुके हैं। और कितने एलिमेंट आए टोटल बच्चों, M इंटू N के हिसाब से, 2 इंटू 3 के हिसाब से, क्या 6 एलिमेंट है क्या। तो यहाँ पर ये जो नोट चल रहा है ना, ये किसके लिए बताया मैंने कि मैट्रिक्स में एलिमेंट का मतलब होता क्या है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना यहाँ पर, ये बड़ा सारा, इसे अपन बोलते बच्चों मैट्रिक्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बच्चों, मैट्रिक्स फॉर्मूला। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई बच्चों, ये नोटेशन जिसको समझ में आ गया ना उसको सब कुछ आ गया। मतलब अब सुनना मेरी बात, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था बच्चों, क्या लिया था, 2 3 1 4, ऐसा कुछ एग्जाम्पल लिया था। तो मैं अगर लिखूँ ना A11 या A12, A21 या A22, तो A11 का मतलब हो गया ये, आंसर कितना आएगा बच्चों, 2। A21 का मतलब हो गया बच्चों ये, सही है ना, 2 1, 2 मतलब रो तो 2 हो गया और ये 1 ही है, C1 और R2 चलेगा ना। और A12 का मतलब ये हो गया 3 और इसका मतलब हो गया 4। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ना। चलो अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, ये सारा उतारना पड़ेगा बच्चों, सारा उतारना वीडियो पोस्ट करके। अब सुनना बच्चों, यहाँ पर छोटी छोटी चीज़, ये तो फॉर्मूला हो गया मैट्रिक्स का। ये M इंटू N किसको बताता बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को बताएगा, मतलब मैट्रिक्स की कोटि को बताएगा। M इंटू N का जो भी सॉल्यूशन आएगा ना बच्चों, वो सॉल्यूशन किसको बताएगा, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट्स को बताएगा ये। अब देखो आगे बच्चों क्या है आगे,
मान लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू ए आई जे एम इन टू एन, और ऐसे लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, ए आई जे एम इंटू एन कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स विद ऑर्डर ऑफ 3 into 2। तो 3 into 2 की एक मैट्रिक्स बनानी है, ऑर्डर दे रखा, कोटि दे रखी है अपन को, वेयर ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे बाई 2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के हिसाब से देखो या चाहे आरबीसी के हिसाब से देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि किसी भी मैट्रिक्स को बनाओ, कंस्ट्रक्ट करो, तब हमें ए आई जे दिया हुआ होना चाहिए। सुनना, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों दी हुई होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें सिर्फ केवल ऑर्डर दे देता ए आई जे तो 3 into 2, अब इसके अंदर क्या आएगा, अगर ये दे रखा है अपन को तभी तो काम होगा। सुनना, 3 into 2 के हिसाब से मेरे पास आंसर पता चल गया है कि 3 तो रो मिलेगी अपन को, सही है ना, और कॉलम कितने मिलेंगे बच्चों, 2 मिलेंगे। तो पहला अवयव क्या होगा, A11, A12, A21, A22, A31 और A32, इस टाइप से आ गया एलिमेंट। तो सबसे पहले तुम्हें निकालना A11, तो तुम्हें दिया हुआ क्या है बच्चों, गिवन ए आई जे की वैल्यू है आई प्लस जे बाई 2, तो A11 की वैल्यू 1 प्लस 1 बाई 2, आंसर कितना आ गया बच्चों, 2 बाई 2, आंसर 1। लो बच्चों, तुम्हारे सामने, अब तुम बोलोगे सर ये तो आपने जल्दी जल्दी में लिख दिया है, तो बच्चों तुम खुद भी करके देख लो एक बार, तुम्हें पता चल जाएगा, अपनी तरफ से ट्राई करके देखो क्या ये मिल रही है मैट्रिक्स तुम्हें। तो क्या 3 into 2 की मैट्रिक्स मिल चुकी है, 3 मतलब 3 तो रोज आ गई, 1 2 3 और 2 कॉलम आ गए, 1 और 2, चलेगा बच्चों। ये किसी भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने का सबसे सिंपल तरीका। बच्चों नोट लिखवा देता हूँ यहाँ पर भी मैं, 5 रुपये का लगेगा नोट। क्या लिखना है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है ना, 2 कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। सबसे पहले चाहिए तुम्हें ऑर्डर, ऑर्डर मतलब m इंटू एन के एग्जैक्ट वैल्यू। दूसरा चाहिए ए आई जे के लिए एक फंक्शन, फंक्शन मतलब समझते हो बच्चों, फॉर्मूला। ये जैसे दे रखा था ना कि किस टाइप से निकालनी तुम्हें मैट्रिक्स, किस टाइप के आंसर आने चाहिए, तो वो यहाँ से निकलेगा। तो किसी भी मैट्रिक्स को अरेंज करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए तुम्हें ये दोनों चीज़ें दी हुई होनी चाहिए। अगर नहीं दे रखी दोनों में से कोई एक, तो मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाओगे। गाँव वालों उतारो वीडियो पॉज करके।